मीनाक्षी जी की जिंदगी अब एकांत और उपेक्षा की आदत बना चुकी थी। उनके पति विजय जी का स्वर्गवास हुए कई वर्ष बीत चुके थे और अब वह अपने बेटे अंकित और बहू प्रिया के साथ रहती थीं। लेकिन यह साथ रहना महज दिखावा था, क्योंकि उस घर में उनका कोई अपना नहीं था। एक दिन दोपहर के भोजन के समय मीनाक्षी जी ने धीरे से कहा, बहू, मुझे खांसी बहुत आ रही है, इसलिए मैं चावल नहीं खा पाऊंगी। तुम चावल खा लो और मुझे यह रोटी दे दो। मीनाक्षी जी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थीं कि अंकित ने बीच में ही टोक दिया, मां, प्रिया को भी 2 दिन से तेज खांसी जुकाम है। आप उसे रोटी खाने दीजिए और खुद चावल खा लीजिए। वैसे भी आपको रोटी खाने में दिक्कत होती है, इसीलिए तो घंटों बैठी रहती है। इतनी देर तक कौन खाना खाता है। अंकित के इन शब्दों ने मीनाक्षी जी के दिल को चीर दिया। वह सोचने लगी कि बेटा अपनी पत्नी की तकलीफ तो देख लेता है, लेकिन मां की पीड़ा उसे क्यों नहीं दिखती। क्या शादी के बाद बेटे के लिए मां की कोई अहमियत नहीं रह जाती। उस पल उन्हें अपने पति विजय जी की याद आई, जो हमेशा अपनी मां का सम्मान करते थे और पत्नी को भी वही संस्कार सिखाते थे। लेकिन अंकित के अंदर यह बदलाव कहां से आ गया। मीनाक्षी जी चुपचाप दाल पीकर उठ गईं। अगर वह चावल खाती तो उनकी खांसी बढ़ सकती थी, इसलिए उन्होंने बिना कुछ कहे भोजन छोड़ दिया। घर में उनकी परवाह करने वाला कोई नहीं था, लेकिन एक सहेली थी, माधुरी। माधुरी और मीनाक्षी जी की दोस्ती कई दशकों पुरानी थी। जब भी वे पार्क में मिलती, माधुरी उनके लिए कुछ न कुछ स्वादिष्ट लेकर आती। वह हमेशा मीनाक्षी जी का हालचाल पूछती और उनकी मदद के लिए तैयार रहती। इस बार भी जब मीनाक्षी जी बीमार पड़ी तो दवाई का इंतजाम माधुरी ने ही किया। कुछ दिन बाद जब मीनाक्षी जी ठीक हुईं तो वह पार्क में माधुरी से मिलने गईं। बातों बातों में माधुरी ने कहा, मीनाक्षी, इस बार मैं कुंभ मेले में स्नान करने जा रही हूं। इतने सालों बाद यह मौका आया है, बार बार नहीं आता, तुम भी चलो ना। कुंभ का नाम सुनकर मीनाक्षी जी के चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन फिर वह संकोच में पड़ गईं। माधुरी, वहां बहुत भीड़ होगी, हम कैसे जाएंगे। माधुरी हंसकर बोली, अरे मैं हूं ना, मेरे बेटे राहुल के वहां कई जान पहचान वाले लोग हैं, वह हमें आराम से स्नान करवा देगा। मीनाक्षी जी ने उदास स्वर में कहा, तुम बहुत खुशनसीब हो माधुरी, तुम्हारा बेटा तुम्हारी इतनी परवाह करता है और मेरा बेटा मुझसे बात तक नहीं करता। जब बोलता है तो सिर्फ ताने ही देता है। माधुरी गंभीर होकर बोली, मीनाक्षी, हमेशा चुप रहना ठीक नहीं होता, कभी कभी अपनी बात कहना भी जरूरी होता है, वरना लोग चुप्पी का फायदा उठाने लगते हैं। मीनाक्षी जी माधुरी की बातें सोचती हुई घर लौट आईं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनकी बहू प्रिया सामने खड़ी थी। ताने भरे स्वर में बोली, आ गई महारानी, घूम फिर कर आई हो। घर में कोई काम करने को कह दो तो तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन पार्क में घूमने के लिए रोज निकल जाती हो। मीनाक्षी जी को माधुरी की बात याद आ गई। हमेशा चुप रहना सही नहीं होता। इस बार उन्होंने हिम्मत जुटाई और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, प्रिया, मैं घर का सारा काम करती हूं, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना। अगर कोई काम छूट जाता है तो बता दो, वह भी कर दूंगी, लेकिन ताने मारने की जरूरत नहीं है। प्रिया को गुस्सा आ गया। माँ जी, आज आप बहुत बोल रही हो, अगर चुप रहोगी तो ही आपके लिए अच्छा होगा। यह कहकर वह पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। शाम को अंकित ऑफिस से लौटा तो प्रिया ने रोने का नाटक किया। अंकित, तुम्हारी माँ ने आज मेरी बहुत बेइज्जती की है। अंकित तुरंत गुस्से में माँ के कमरे में पहुंचा। माँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिया से ऐसा कहने की। तुम्हें पता है मैं उससे कितना प्यार करता हूं। अगर उसने शिकायत की है तो गलती तुम्हारी ही होगी। अगर आगे से ऐसा किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मीनाक्षी जी आहत होकर बोली, बेटा, तुम्हें सिर्फ अपनी पत्नी की तकलीफ दिखती है। मां के जीने या मरने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बेटे से तो अच्छा था कि मेरा कोई बेटा ही ना होता। यह सुनकर अंकित आदबूला हो गया। गुस्से में उसने मां के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। अपनी औकात में रहो मां, आगे से प्रिया के खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले इस थप्पड़ को याद रखना। मां के आंसू झरझर बहने लगे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, अंकित, तुमने आज मेरी परवरिश को शर्मसार कर दिया। मां पर हाथ उठाने वाला बेटा कभी सुखी नहीं रहता। एक दिन तुम्हें इस गलती का पछतावा होगा। उस दिन के बाद कई दिन बीत गए। मीनाक्षी जी पहले से भी ज्यादा खामोश हो गईं। जब वह फिर पार्क में माधुरी से मिलीं तो उनकी आंखों में आंसू थे। माधुरी, मेरे बेटे ने मुझ पर हाथ उठाया। माधुरी का चेहरा गुस्से से तमतना गया। मीनाक्षी, तुम इतनी कमजोर क्यों हो। अगर उसने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुम्हें 2 थप्पड़ मारने चाहिए थे। यह कैसी मां हो तुम जो अपने बच्चे से डर रही हो। मीनाक्षी जी ने सिर झुका लिया। माधुरी ने गंभीरता से कहा, सुनो, अगर तुमने अपने सम्मान के लिए आवाज नहीं उठाई तो मुझसे मिलने मत आना। आज उसने हाथ उठाया, कल तुम्हें घर से निकाल देगा। तब कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। माधुरी की बातें
मीनाक्षी जी के दिल में उतर गईं। उन्होंने आंसू पोंछे और दृढ़ता से कहा, तुम सही कह रही हो माधुरी, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब तुम एक नई मीनाक्षी देखोगी जो अपने सम्मान के लिए खड़ी होगी। माधुरी मुस्कुराई, बस यही तो मैं सुनना चाहती थी। मीनाक्षी जी के अंदर एक नई ऊर्जा जाग चुकी थी। उन्होंने तय कर लिया कि अब वह अपमान सहन नहीं करेंगी। घर लौटकर उन्होंने सबसे पहले अपने गहने और जरूरी कागजात इकट्ठे किए। फिर उन्होंने अपने पुराने मित्र अरुण जी को फोन किया, जो वकील थे। अरुण भाई, मैं अपने बेटे के घर में रह रही हूं, लेकिन अब और नहीं, मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूं। मुझे कानूनी सलाह चाहिए। अरुण जी ने तुरंत कहा, मीनाक्षी तुम मुझसे मिलो, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। अगले दिन मीनाक्षी जी अरुण जी के ऑफिस गईं। उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे बेटे ने उन पर हाथ उठाया, कैसे बहू हमेशा ताने मारती थी और कैसे अब वह आजाद होना चाहती थी। अरुण जी ने कहा, मीनाक्षी तुम कानूनी रूप से अपने बेटे से अपना हिस्सा मांग सकती हो। अगर वह तुम्हें परेशान करता है तो तुम पुलिस में शिकायत भी कर सकती हो। मीनाक्षी जी ने सोचा, क्या उनका बेटा सच में इतना बदल गया था कि उन्हें उसके खिलाफ कानून का सहारा लेना पड़े। लेकिन फिर उन्होंने ठान लिया, अब वह बेटे की दया पर नहीं जिएंगी। घर लौटकर उन्होंने अंकित और प्रिया को बुलाया और स्पष्ट शब्दों में कहा, मुझे इस घर में नहीं रहना। तुम लोगों के लिए मैं बस एक बोझ हूं, इसलिए मैं खुद को इस बोझ से मुक्त कर रही हूं। मैंने एक छोटा सा किराए का घर ले लिया है और अब वहीं रहूंगी। मेरी जरूरतें कम हैं और मेरे पास जो है वह मेरे लिए काफी है। अंकित और प्रिया हैरान रह गए। माँ, आपको कहाँ जाना है? हमसे क्या तकलीफ है? अंकित ने नरमी से पूछा, लेकिन यह नरमी सिर्फ दिखावा थी। मीनाक्षी जी मुस्कुराईं, जब मैंने तुम पर भरोसा किया तो तुमने मेरी परवाह नहीं की। अब मैं खुद पर भरोसा कर रही हूं। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। इसके बाद मीनाक्षी जी ने अपना सामान पैक किया और बिना पीछे मुड़कर देखे उस घर से निकल गईं। अब वह एक नए सफर पर थीं, अपने आत्मसम्मान की खोज में। उनका नया घर छोटा था, लेकिन वहां उन्हें शांति मिली। कुछ दिनों बाद माधुरी ने उन्हें एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम दिलवाया। धीरे धीरे मीनाक्षी जी ने अपनी नई पहचान बना ली। एक दिन अंकित मां से मिलने आया। उसने देखा कि मां पहले जैसी नहीं थीं। वह आत्मनिर्भर, खुश और आत्मविश्वास से भरी थीं। मां, मैं तुम्हें वापस घर ले जाने आया हूं, उसने कहा। मीनाक्षी जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा अब मेरा घर यही है। जहां इज्जत और प्यार मिले वही घर होता है। अंकित ने माफी मांगी, लेकिन मीनाक्षी जी ने कहा, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो भरते नहीं। मैं तुझे माफ कर सकती हूं, लेकिन तेरे साथ नहीं लौट सकती। अंकित समझ गया कि उसने मां को हमेशा के लिए खो दिया था, लेकिन मीनाक्षी जी अब अपनी नई जिंदगी में खुश थीं। एक जिंदगी जो उन्होंने खुद चुनी थी।